नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी नसीहतों का दफ्तर। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बाबू अक्षय कुमार पटना के एक वकील थे और बड़े वकीलों में समझे जाते थे, यानी राय बहादुरी के करीब पहुंच चुके थे। जैसा कि अक्सर बड़े आदमियों के बारे में मशहूर है, इन बाबू साहब का लड़कपन भी बहुत गरीबी में बीता था। माँ बाप अब अपने शैतान लड़कों को डांटते डपटते तो बाबू अक्षय कुमार का नाम मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। अक्षय बाबू को देखो, आज दरवाजे पर हाथी झूमता है, कल पड़ने को तेल मैसर नहीं होता था, पुआल जलाकर उसकी आंच में पड़ते, सड़क की लालटेनों की रोशनी में सबक याद करते थे। विद्या इस तरह आती है। कोई कोई कल्पनाशील व्यक्ति इस बात के भी साक्षी थे कि उन्होंने अक्षय बाबू को जुगनू की रोशनी में पढ़ते देखा है। जुगनू की दमक या पुआल की आंच में स्थायी प्रकाश हो सकता है, इसका फैसला सुनने वालों की अकल पर था। कहने का आशय ये है कि अक्षय कुमार का बचपन का जमाना बहुत ईर्ष्या करने योग्य न था और न वकालत का जमाना खुश नसीबियों की। वह बाढ़ अपने साथ लाया जिसकी उम्मीद थी। बाढ़ का तो जिक्र ही क्या, बरसों तक अकाल की सूरत थी। ये आशा कि सिहा गाउन कामधेनु साबित होगा और दुनिया की सारी नेमतें उसके सामने हाथ बांधे खड़ी होंगी, सब झूठ निकली। काला गाउन काले नसीब को रोशन न कर सका। अच्छे दिनों के इंतजार में बहुत दिन गुजर गए और आखिरकार जब अच्छे दिन आए तब गार्डन पार्टियों में शरीक होने की दावतें आने लगीं। जब वह आम जलसों में सभापति की कुर्सी पर शोभायमान होने लगे तो जवानी विदा हो चुकी थी और बालों को खिजाब की जरूरत महसूस होने लगी थी, खासकर इस कारण से कि सुंदर और हंसमुख हेमवती की खातिरदारी जरूरी थी, जिसके शुभ आगमन ने बाबू अक्षय कुमार के जीवन की अंतिम आकांक्षा को पूरा कर दिया था। जिस तरह दानशीलता मनुष्य के दुर्गुणों को छिपा लेती है, उसी तरह कृपणता उसके सद्गुणों पर पर्दा डाल देती है। कंजूस आदमी के दुश्मन सब होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। हर व्यक्ति को उससे नफरत होती है। वह गरीब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आमतौर पर वह बहुत ही शांतिप्रिय, गंभीर, सबसे मिलजुल कर रहने वाला और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। मगर कंजूसी काला रंग है जिस पर कोई दूसरा रंग चाहे कितना ही चटकदार क्यों ना हो नहीं चढ़ सकता। बाबू अक्षय कुमार भी कंजूस मशहूर थे। हालांकि जैसा कायदा है, ये उपाधि उन्हें ईर्ष्या के दरबार से प्राप्त हुई थी। जो व्यक्ति कंजूस कहा जाता है, समझ लो कि वह बहुत भाग्यशाली है और उससे डहा करने वाले बहुत हैं। अगर बाबू अक्षय कुमार कौड़ियों को दांत से पकड़ते थे तो किसी का क्या नुकसान था। अगर उनका मकान बहुत ठाट बाट से नहीं सजा हुआ था, अगर उनके यहाँ मुफ्तखोर ऊँघने वाले नौकरों की फौज नहीं थी, अगर वह दो घोड़ों की फिटन पर कचहरी नहीं जाते थे तो किसी का क्या नुकसान था। उनकी जिंदगी का उसूल था कि कौड़ियों की तुम फिक्र रखो, रूपी अपनी फिक्र आप कर लेंगे, और इस सुनहरे उसूल का कठोरता से पालन करने का उन्हें पूरा अधिकार था। इन्हीं कौड़ियों पर जवानी की बहारें और दिल की उमंगें निछावर की थीं। आंखों की रोशनी और सेहत जैसी बड़ी नेमत इन्हीं कौड़ियों पर चढ़ा दी थी। उन्हें दांतों से पकड़ते थे तो बहुत अच्छा करते थे, पलकों से उठाना चाहिए था उन्हें तो। लेकिन सुंदर हंसमुख हेमवती का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था। अपनी दूसरी बहनों की तरह वह भी सुख सुविधा पर जान देती थी। और बाबू अक्षय कुमार ऐसे नादान और ऐसे रूखे सूखे नहीं थे कि उसकी कदर करने के काबिल कमजोरियों की कदर न करते। नहीं, वो श्रृंगार और सजावट की चीजों को देखकर कभी कभी खुश होने की कोशिश भी करते थे। मगर कभी कभी जब हेमवती उनकी नेक सलाहों की परवाह न करके सीमा से आगे बढ़ जाती थी तो उस दिन बाबू साहब को उसकी खातिर अपनी वकालत की योग्यता का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर खर्च करना पड़ता था। एक रोज जब अक्षय कुमार कचहरी से आए तो सुंदर और हंसमुख हेमवती ने एक रंगीन लिफाफा उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने देखा तो अंदर एक बहुत नफीस गुलाबी रंग का निमंत्रण था। हेमवती से बोले, इन लोगों को एक ना एक खप तो सोचता ही रहता है। मेरे ख्याल में इस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की कोई जरूरत न थी। हेमवती इन बातों के सुनने की आदी थी, मुस्कुराकर बोली, क्यों, इससे बेहतर और कौन खुशी का मौका हो सकता है। अक्षय कुमार समझ गए कि अब बहस और मुबाहिसे की जरूरत आ गई। संभल बैठे और बोले, मेरी जान, बीए के इम्तिहान में पास होना कोई गैर मामूली बात नहीं। हजारों नौजवान हर साल पास होते रहते हैं। अगर मेरा भाई होता तो मैं सिर्फ उसकी पीठ ठोकर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। मुझे ड्रामा खेलने का ख्याल भी पैदा ना होता।
और डॉक्टर साहब तो समझदार आदमी हैं, उन्हें ये सब करने की क्या सूझी। हेमवती, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अक्षय कुमार, क्यों, क्या वादा कर लिया है। हेमवती, डॉक्टर साहब की बीवी खुद आई थी। अक्षय कुमार बोले, तो मेरी जान, तुम भी कभी उनके घर चली जाना, परसों जाने की क्या जरूरत है। हेमवती, अब बता ही दूं, मुझे नायिका का पाठ दिया गया है और मैंने उसे मंजूर कर लिया है। ये कहकर हेमवती ने गर्व से अपने पति की तरफ देखा, मगर अक्षय कुमार को इस खबर से बहुत खुशी नहीं हुई। इससे पहले 2 बार हेमवती शकुंतला बन चुकी थी। इन दोनों मौकों पर बाबू साहब को काफ़ी खर्च करना पड़ा था। उन्हें डर हुआ कि अब की हफ्ते में फिर घोष कंपनी 200 का बिल पेश करेगी और इस बात की सख्त ज़रूरत थी कि अभी से रोकथाम की जाए। उन्होंने बहुत मुलायमियत से हेमवती का हाथ पकड़ लिया और बहुत मीठे और मोहब्बत में लिपटे हुए लहजे में बोले, प्यारी, ये बला फिर तुमने अपने सर ले ली। अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितना परेशान करती है। मेरी जान, ये जल से नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौक़ों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बो जाते हैं। यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है और यहीं तानेबाजी और नोक-झोंक की मशक होती है। फलां लेडी हसीन है, इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर न करे कि कोई डाही बने, मगर डाह करने के योग्य बनना तो अपने अख्तियार की बात नहीं। मुझे भय है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। मेरी प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुझे विश्वास है अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं इसे नापसंद करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार न करती। सुंदर और हंसमुख हेमवती इस मोहब्बत में लिपटी हुई तकरीर को बजाहिर बहुत गौर से सुनती रही। इसके बाद जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, मैंने तो ये सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े सब पहले के रखे हुए हैं, ज़्यादा सामान की ज़रूरत न होगी। सिर्फ वो चंद घंटों की तकलीफ है और एहसान मुफ्त। डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं, मगर अब ना जाऊंगी। मैं अभी उनको अपनी मजबूरी लिखे देती हूँ। सचमुच क्या फ़ायदा, बेकार की उलझन। ये सुनकर कि कपड़े सब पहले के रखे हुए हैं, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा, अक्षय कुमार के दिल पर से एक बड़ा बोझ उठ गया। डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं, ये जुमला भी मानो खाली न था। बाबू साहब पछताए कि अगर पहले से ये हाल मालूम होता तो काहे को इस तरह रूखा सूखा उपदेशक बनना पड़ता। गर्दन हिलाकर बोले, नहीं नहीं मेरी जान, मेरा मंशा ये हरगिज नहीं कि तुम जाओ ही मत। जब तुम निमंत्रण स्वीकार कर चुकी हो तो अब उससे मुकरना इंसानियत से हटी हुई। मेरी सिर्फ ये मंशा थी कि जहाँ तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर रहना चाहिए। मगर हेमवती ने अपना फैसला बहाल रखा। बोली, अब मैं न जाऊंगी, तुम्हारी बातें गिरह में बांध लीं। दूसरे दिन शाम को अक्षय कुमार हवाखोरी को निकले। आनंद बाग उस वक्त जोबन पर था। ऊंचे ऊंचे सरों और अशोक की कतारों के बीच लाल बजरी से सजी हुई सड़क ऐसी खूबसूरत मालूम होती थी जैसे कमल के पत्तों में फूल खिले हुए हैं या नोकदार पलकों के बीच में लाल मतवाली आंखें जेब दे रही हैं। बाबू अक्षय कुमार इस क्यारी पर हवा के हल्के फुल्के ताजगी देने वाले झोंकों का मजा उठाते हुए एक सायदार कुंज में जा बैठे। ये उनकी खास जगह थी। इन इनायतों की बस्ती में आकर थोड़ी देर के लिए उनके दिल पर फूलों के खिलेपन और पत्तों की हरियाली का बहुत ही नशीला असर होता था। थोड़ी देर के लिए उनका दिल भी फूल की तरह खिल जाता था। यहाँ बैठे उन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सलाम किया और एक मोहरदार बंद लिफाफा देकर गायब हो गया। अक्षय बाबू ने लिफाफा खोला और उसकी अंबरी महक से रूह फड़क उठी। खत का मजमून कुछ इस तरह था, मेरे प्यारे अक्षय बाबू, आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में जाएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मेरी इस ढिठाई को माफ़ करेंगे। आपके आचार विचार, आपकी सुरुचि और आपके रहन सहन की तारीफ़ें सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए एक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपके सादे रहन सहन ने मुझे मोहित कर लिया है, मगर हया शर्म मेरा पकड़े हुए है। अगर ये दामन न पकड़े होती तो मैं अपनी भावनाओं को और भी स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करती। साल भर हुआ कि मैंने सामान्य पुरुषों की दुर्बलताओं से निराश होकर यह इरादा कर लिया था कि शेष जीवन
खुशियों का सपना देखने में काटूंगी। मैंने ढूंढा, मगर जिस दिल की तलाश थी ना मिला। लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, मुद्दतों की सोई हुई उमंगें जाग उठी हैं। आपके चेहरे पर सुंदरता और जवानी की रोशनी ना सही, मगर कल्पना की झलक मौजूद है, जिसकी मेरी निगाह में ज़्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने बहिरंग की चिंता होती तो शायद मेरे अस्तित्व का दुर्बल अंश ज़्यादा प्रसन्न होता। मगर मैं रूप की भूखी नहीं, मुझे एक सच्चे प्रदर्शक से मुक्त, सीने में दिल रखने वाले इंसान की चाह है, और मैंने उसे पा लिया। मैंने एक चतुर पनडुब्बे की तरह समुद्र की तह में बैठकर उस रतन को ढूंढ निकाला है। मेरी आपसे केवल ये प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के मकान पर तशरीफ लाएं। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहाँ एक हरे कपड़े पहने स्त्री अशोकों के कुंज में आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आएगी। इस खत को पढ़कर अक्षय कुमार ने इसे दोबारा फिर पढ़ा। इसका उनके दिल पर क्या असर हुआ, ये बयान करने की जरूरत नहीं। वह ऋषि नहीं थे। हालांकि ऐसे नाजुक मौके पर ऋषियों का फिसल जाना भी असंभव नहीं। उन्हें एक नशा सा महसूस होने लगा। जरूर इस परी ने मुझे यहाँ बैठे देखा होगा। मैंने आज कई दिन से आईना भी नहीं देखा, जाने चेहरे की क्या कैफियत हो रही है। इस ख्याल से बेचैन होकर वह दौड़े हुए एक हौज पर गए और उसके साफ पानी में अपनी सूरत देखी, मगर संतोष न हुआ। बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए मकान की तरफ चले और जाते ही आईने पर निगाह दौड़ाई। हजामत साफ नहीं है और साफा कमबख्त खूबसूरती से नहीं बंधा, मगर तब भी मुझे कोई बदसूरत नहीं कह सकता। ये जरूर कोई आला दर्जे की पढ़ी लिखी ऊंचे विचारों वाली स्त्री है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा और कोई चीज जचती ही नहीं। तो भी मेरा ये फूहड़पन किसी सुरुचि संपन्न स्त्री को अच्छा नहीं मालूम हो सकता। मुझे अब इसका ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जागे हैं। बहुत मुद्दत के बाद मेरी कदर करने वाला एक सच्चा जौहरी नजर आया है। भारतीय स्त्रियां शर्म और हया की पुतली होती हैं। जब तक कि अपने दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वह ऐसा खत लिखने का साहस भी नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरत में थे कि आज बाबू साहब यहाँ कैसे भूल पड़े। कभी भूल कर भी ना झांकते थे। ये काया पलट क्यों हुई? गरज आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया, और जब वो घर चले तो फिटन पर बैठने की जगह भी ना थी। हेमवती ने उनके माथे पर से पसीना साफ करके पूछा, आज सवेरे से कहाँ गायब हो गए थे? अक्षय कुमार ने चेहरे को जरा गंभीर बनाकर जवाब दिया, आज जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के पास चला गया था। हेमवती के सुंदर हंसते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। बोली, तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया। जिगर का दर्द भयानक मर्ज है। अक्षय कुमार बोले, डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई डरने की बात नहीं। हेमवती, इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा मर्ज की तह तक पहुँचे भी या नहीं। अक्षय कुमार ने हेमवती की तरफ एक बार चुभती हुई निगाहों से देखा और खाना खाने लगे। इसके बाद अपने कमरे में जाकर बैठे। शाम को जब वह पार्क, घंटाघर, आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे तो उनके होंठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। तो भी प्रकृति के अन्याय पर, जिसने उन्हें रूप की संपदा से वंचित रखा था, उन्हें आज जितना गुस्सा आया शायद और कभी ना आया हो। आज वह पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और डिप्लोमा सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू का खूबसूरत लताओं से सजा हुआ बंगला रात के वक्त भी दिन का समा दिखा रहा था। फाटक के खंभे, बरामदे की मेहराबें, सरों के पेड़ों की कतारें सब बिजली के बल्बों से जगमगा रही थीं। इंसान की बिजली की कारीगरी अपना रंगारंग जादू दिखा रही थी। दरवाजे पर शुभ आगमन का बंदरवार, पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी, लताओं में खिले हुए फूल, ये सब इसी बिजली की रोशनी के जलवे हैं। इसी सुहानी रोशनी में शहर के रईस इठलाते फिर रहे हैं। अभी नाटक शुरू करने में कुछ देर है, मगर उत्कंठा लोगों को अधीर करने पर लगी है। डॉक्टर किचलू दरवाजे पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। 8 बजे होंगे कि बाबू अक्षय कुमार बड़ी आन बान के साथ अपनी फिटन से उतरे। डॉक्टर साहब चौंक पड़े। आज ये गूलर में कैसे फूल लग गए?
उन्होंने बड़े उत्साह से आगे बढ़कर बाबू साहब का स्वागत किया और सर से पांव तक उन्हें गौर से देखा। उन्हें कभी ख्याल भी न हुआ था कि बाबू अक्षय कुमार जैसे सुंदर सजीले कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे सुंदर सजीले कपड़े पहने हुए गबरू नौजवान बन सकते हैं। कायाकल्प का स्पष्ट उदाहरण आंखों के सामने खड़ा था। अक्षय बाबू को देखते ही इधर उधर के लोग आकर उनके चारों ओर जमा हो गए। हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह ताकता था। ओंठों रुमाल की आड़ ढूंढने लगे, आंखें सरगोशियां करने लगीं। हर शख्स ने गैरमामूली तपाक से उनका मिजाज पूछा। शराबियों की मजलिस और पीने की मनाही करने वाले हजरत बाइस की तशरीफ आवरी का नज़ारा पेश हो गया। अक्षय बाबू बहुत झेंप रहे थे, उनकी आंखें ऊपर को न उठती थीं। इसीलिए जब मिजाज पुरसियों का तूफान दूर हुआ तो उन्होंने अपनी हरे कपड़ों वाली स्त्री की तलाश में चारों तरफ एक निगाह दौड़ाई और दिल में कहा, ये शोहदे हैं, मस्करे। मगर अभी अभी उनकी आंखें खुली जाती हैं। मैं दिखा दूंगा कि मुझ पर भी सुंदरियों की दृष्टि पड़ती है। ऐसी सुंदरियां भी हैं जो सच्चे दिल से मेरे मिजाज की कैफियत पूछती हैं और जिनसे अपना दर्द दिल कहने में मैं भी रंगीन बयान हो सकता हूँ। मगर उस हरे कपड़ों वाली प्रेमिका का कहीं पता न था। निगाहें चारों तरफ से घूम घाम कर नाकाम वापस आईं। आधे घंटे के बाद नाटक शुरू हुआ। बाबू साहब निराश भाव से पैर उठाते हुए थिएटर हॉल में गए और कुर्सी पर बैठ गए। बैठ क्या गए, गिर पड़े। पर्दा उठा। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ सिर पर घड़ा रखे पौधों को सींचती हुई दिखाई दी। दर्शक बाग बाग हो गए। तारीफों के नारे बुलंद हुए। शकुंतला का जो काल्पनिक चित्र खींच सकता है वह आंखों के सामने खड़ा था। वही प्रेमिका का खुलापन, वही आकर्षक गंभीरता, वही मतवाली चाल, वही शर्मीली आंखें। अक्षय बाबू पहचान गए, ये सुंदर हंसमुख हेमवती थी। बाबू अक्षय कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं नाटक में ना जाऊंगी। मैंने घंटों से समझाया, मगर सिर्फ दूसरों को रिझाने और लुभाने के लिए, सिर्फ दूसरों के दिलों में अपने रूप और अपनी अदाओं का जादू फूंकने के लिए, सिर्फ दूसरी औरतों को जलाने के लिए उसने मेरी नसीहतों का और अपने वादे का, यहाँ तक कि मेरी अप्रसन्नता का भी जरा भी ख्याल न किया। हेमवती ने भी उड़ती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखा। उनके बांकपन पर उसे भी जरा ताज्जुब न हुआ। कम से कम वह मुस्कुराई नहीं। सारी महफिल बेसुध हो रही थी, मगर अक्षय बाबू का वहां जी न लगा। वह बार बार उठ के बाहर जाते, इधर उधर बेचैनी से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और हर बार झुंझलाकर वापस आ जाते। यहाँ तक कि 12 बज गए और अब मायूस होकर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया। मैं भी कैसा अहमक हूँ, एक शोख औरत के चकमे में आ गया। जरूर इन्हीं बदमाशों में से किसी की शरारत होगी। ये लोग मुझे देख देख कर कैसे हंसते थे। इन्हीं में से किसी मस्खरे ने ये शगुफा छोड़ा होगा। अफसोस, सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। लज्जित हुआ सो अलग। कई मुकदमे हाथ से गए। हेमवती की निगाहों में जलील हो गया, और ये सिर्फ इन हाइयों की खातिर। मुझसे बड़ा अहमक और कौन होगा। इस तरह अपने ऊपर लानत मलानत भेजते गुस्से में भरे हुए वे फिर महफिल की तरफ चले कि एकाएक एक सरों के पेड़ के नीचे वह हरित बसना सुंदरी उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाती हुई नजर आई। खुशी के मारे उनकी बाँछें खिल गईं। दिलो दिमाग पर एक नशा सा छा गया। मस्ती से कदम उठाते, झूमते और ऐंठते उस स्त्री के पास आए और आशिकाना जोश के साथ बोले, ऐ रूप की रानी, मैं तुम्हारी इस कृपा के लिए हृदय से तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम्हें देखने के शौक में इस अधमरे प्रेमी की आंखें पथरा गईं, और अगर कुछ देर तक और ये आंखें तुम्हें न देख पाती तो तुम्हें अपने रूप के मारे हुए की लाश पर हसरत के आंसू बहाने पड़ते। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत छावर है, और ये जान तुम्हारे चरणों पर अर्पित है। यह कहते हुए अक्षय बाबू ने आशिकों जैसी ढटाई से आगे बढ़कर
उस हरित बसना सुंदरी का घूंघट उठा दिया और हेमवती को मुस्कुराते देखकर बेख्तियार मुंह से निकला, अरे, और फिर कुछ मुंह से ना निकला। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे आंखों के सामने से पर्दा हट गया। बोले, ये सब तुम्हारी शरारत थी। सुंदर हंसमुख हेमवती मुस्कुराई और कुछ जवाब देना चाहती थी, मगर बाबू अक्षय कुमार ने उस वक्त ज़्यादा सवाल जवाब का मौका न देखा। बहुत लज्जित होते हुए बोले, हेमवती, अब मुंह से कुछ मत कहो। तुम जीती, मैं हार गया, और ये हार कभी भी न भूलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी नसीहतों का दफ्तर। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती